नमस्ते। पिछली बार हमने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर बात की थी। जी। वो अधिकार जो हमें संविधान गारंटी देता है और जिनके उल्लंघन पर हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से की कहानी सुनेंगे जो शुरू में एक टूथलेस टाइगर यानी बिना दांतों वाला शेर माना गया, पर धीरे धीरे इसने पूरे संविधान की व्याख्या को ही बदल दिया। और ये कहानी है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 तक दिए गए हैं। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सामाजिक न्याय, समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण की सुरक्षा। जी। लेकिन अगर सरकार इन्हें लागू न करे तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर सवाल उठता है कि संविधान में ऐसे निर्देश देने का मतलब ही क्या है जिनका पालन करना अनिवार्य न हो। और यही आज की हमारी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम ये समझेंगे कि डीपीएसपी असल में है क्या, ये क्यों नॉन जस्टिसेबल हैं, और परीक्षा के नजरिए से ये मौलिक अधिकारों से अपने रिश्ते में कैसे बदलते रहे हैं। ये सिर्फ कुछ आर्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत बनाने का एक रोड मैप है। तो चलिए इस रोड मैप को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नाम को ही तोड़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? ये किसके लिए निर्देश है? जैसा नाम से ही जाहिर है, ये राज्य के लिए नीति बनाने के निर्देशक सिद्धांत हैं। अच्छा। यानी ये स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शंस या रिकमेंडेशंस हैं। और आर्टिकल 36 ये साफ करता है कि यहाँ राज्य का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों के लिए था। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, सब कुछ। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल और यहाँ तक कि पंचायतें और नगरपालिकाएं भी, जब भी इनमें से कोई अपनी नीतियां या कानून बनाएगा तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वह इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। तो ये सरकार के लिए एक तरह की मॉरल गाइड बुक हुई। गाइड बुक से भी ज्यादा आप इसे एक मॉरल कॉम्पस या नैतिक दिशा सूचक कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना था। वेलफेयर स्टेट। हाँ, देखिए, आजादी से पहले हमारे यहाँ कॉलोनियल एरा की पुलिस स्टेट थी, जिसका काम सिर्फ टैक्स वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी हमलों से बचना था। लेकिन संविधान निर्माता एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी ले। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की नोवेल फीचर्स यानी अनूठी विशेषताएं कहा था। और जब आप कल्याणकारी राज्य कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ सब्सिडी या योजनाओं तक सीमित नहीं है। डीएसपी का लक्ष्य है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना। अच्छा। हमारे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता के जो महान आदर्श लिखे हैं, डीएसपी उन्हीं आदर्शों को जमीन पर उतारने का एक प्रैक्टिकल खाका तैयार करते हैं। इसीलिए महान संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और डीएसपी दोनों को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा कहा था। कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत पावरफुल बात है। संविधान के अंतरात्मा, इसका मतलब ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि देश का नैतिक आधार है। एकदम। इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार सरकार को बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना है। नेगेटिव कमांड। हाँ, वो नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। वहीं डीएसपी सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। पॉजिटिव कमांड्स। बिल्कुल। उसे रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। और ये दोनों मिलकर हमारे संविधान की नैतिक सोच को पूरा करते हैं। चलिए अब उस सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं जो हर एस्पिरेंट को परेशान करता है। अगर ये इतने ही जरूरी हैं, संविधान की अंतरात्मा है, तो फिर इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह अदालतों में एनफोर्सेबल यानी जस्टिसेबल क्यों नहीं बनाया गया? क्या ये उन्हें सिर्फ अच्छा लगने वाला प्रावधान नहीं बना देता? अगर सरकार पर कोई कानूनी दबाव ही नहीं है तो वो इसे गंभीरता से क्यों लेगी? ये एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें आर्टिकल 37 में मिलता है, जो कहता है कि ये सिद्धांत नॉन जस्टिशिएबल हैं। लेकिन उसी सांस में आर्टिकल 37 एक और बहुत बड़ी बात कहता है। क्या? कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। फंडामेंटल।
हाँ, संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि 1947 में आज़ाद हुए भारत के पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं थे कि वो रातों रात सबको रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा दे सकें। मतलब ये भविष्य की सरकारों के लिए एक लक्ष्य था कि जैसे जैसे देश की आर्थिक क्षमता बढ़े, इन सिद्धांतों को हकीकत में बदला जाए। बिल्कुल। इसे एक और एनालॉजी से समझते हैं। मौलिक अधिकार एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं। अगर कोई इसे तोड़ता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। सही है। वहीं डीएसपीएस एक कंपनी के मिशन स्टेटमेंट की तरह हैं। ये बताते हैं कि कंपनी किस दिशा में जाना चाहती है, उसके आदर्श क्या हैं। अच्छा। आप सीईओ पर मिशन स्टेटमेंट पूरा ना करने के लिए मुकदमा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो लगातार इसके खिलाफ काम करे तो शेयर होल्डर्स यानी हमारे मामले में मतदाता उसे अगले चुनाव में हटा सकते हैं। तो असली ताकत राजनीतिक है, कानूनी नहीं। बिल्कुल। असली ताकत है जनता की राय। ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। ये कानूनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक जिम्मेदारी है। अब आर्टिकल्स 36 से 51 तक तो कई सारे सिद्धांत हैं, गायों की सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति तक। ये तो एक खिचड़ी जैसा लगता है। क्या इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए कोई वर्गीकरण है? संविधान में तो ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन अकादमिक सुविधा के लिए और इनकी मूल भावना को समझने के लिए हम इन्हें 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन सी? समाजवादी सोशलिस्टिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत। ठीक है, तो पहले समाजवादी सिद्धांतों को देखते हैं। जैसा कि नाम से लगता है, इनका मकसद समाज में बराबरी लाना होगा। हाँ, ये सिद्धांत डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की विचारधारा को दर्शाते हैं और इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय के जरिए एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए आर्टिकल 39A कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था इस तरीके से काम करे कि सबको न्याय का समान अवसर मिले और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड दी जाएगी। ताकि कोई पैसे की कमी की वजह से न्याय से वंचित न रह जाए। बिल्कुल। एक और प्रमुख समाजवादी सिद्धांत है आर्टिकल 43A। उसमें क्या है? वो कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसका मकसद सिर्फ मजदूरों का हक दिलाना नहीं, बल्कि औद्योगिक शांति बनाए रखना भी है, जिससे देश का विकास हो। ठीक है। अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। एक सिद्धांत को खास तौर पर गांधीवादी क्या बनाता है? उनकी सोच का मूल तत्व क्या था यहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। गांधीवादी सिद्धांतों का मूल तत्व है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रामीण भारत का उत्थान। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 40, जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार देगा कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। ग्राम स्वराज्य। हाँ, गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज्य का था और ये आर्टिकल उसी सपने को संवैधानिक आधार देता है। और आर्टिकल 48 भी अक्सर गांधीवादी सिद्धांत के तौर पर गिना जाता है। जी, आर्टिकल 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने का निर्देश देता है। इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, जो आर्टिकल 43 में है, वो भी गांधीवादी दर्शन का ही हिस्सा है। समझ गई। और अब तीसरी और आखिरी श्रेणी, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें किस तरह की सोच शामिल है? ये उदारवाद यानी लिबरलिज्म की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें तार्किकता, आधुनिकता और एकरूपता पर जोर दिया जाता है। इसका सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद उदाहरण है आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, जो राज्य को निर्देश देता है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। रुकिए, आर्टिकल 44, ये शायद पूरे संविधान के सबसे विस्फोटक आर्टिकल्स में से एक है। ये जानते हुए कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश इसके लिए कितना संवेदनशील होगा, संविधान निर्माताओं ने इसे शामिल करना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि उनका नजरिया एक आधुनिक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का था, जहां सभी नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह न किए बिना व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत में एक जैसे कानून लागू हों। वे इसे राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी मानते थे। हालांकि उन्होंने प्रयास करेगा शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे ये जाहिर होता है कि वे इसकी संवेदनशीलता को समझते थे और इसे जबरदस्त थोपने के बजाय आम सहमति से लागू करना चाहते थे। इसके अलावा और कौन से सिद्धांत इस श्रेणी में आते हैं? आर्टिकल 45 है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करने को कहता है। और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात करता है। और आर्टिकल 50 भी है,
कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने वाला। बिल्कुल, जो कि शासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन सिद्धांतों की एक साफ तस्वीर है। लेकिन अब हम उस क्लासिक टकराव पर आते हैं जिसके बारे में हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। क्या होगा अगर सरकार किसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाए और वो कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो? तब किसकी चलेगी? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक रही है। शुरुआत में अदालतों का रुख बहुत साफ था। क्या था? चूंकि मौलिक अधिकार जस्टिसेबल थे और डीएसपी नॉन जस्टिसेबल थे, इसलिए किसी भी टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार हमेशा डीएसपी पर हावी रहेंगे। अदालतें मौलिक अधिकारों को एक ट्रम्प कार्ड की तरह देखती थी। तो शुरुआती दौर में डीएसपी की कोई खास अहमियत नहीं थी कानूनी तौर पर? नहीं, कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि संविधान का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करना है। तब कोर्ट ने एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये क्या है? इसका मतलब है कि दोनों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। सप्लीमेंट्री। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, आप सिर्फ एक पहिए से आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अब अदालतें किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय ये भी देखती हैं कि क्या वो कानून किसी डीएसपी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, पाया जा सकता है। तो अब स्थिति ये है कि डीएसपी सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन वे अदालतों के लिए एक रोशनी की तरह काम करते हैं जिससे वो मौलिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों की रीजनेबलनेस जांच सकें। एकदम सही। डीएसपी अब सिर्फ नैतिक निर्देश नहीं रह गए हैं, बल्कि वे संविधान की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। एक और प्रैक्टिकल सवाल, क्या ये सिद्धांत सिर्फ संविधान की किताबों में ही है या इन्हें लागू करने के लिए जमीन पर भी कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? नहीं, बिल्कुल उठाए गए हैं। 1950 से ही केंद्र और राज्य सरकारों ने कई ऐसे कानून और योजनाएं लागू की हैं जो सीधे सीधे इन सिद्धांतों से प्रेरित हैं। जैसे आर्टिकल 39A में मुफ्त कानूनी सहायता के सिद्धांत को लागू करने के लिए 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया। आज देश भर में लाखों गरीबों को इसकी वजह से मुफ्त कानूनी मदद मिलती है। ये तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आर्टिकल 48A में पर्यावरण की सुरक्षा का निर्देश है। इसी से प्रेरणा लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसे कड़े कानून बनाए गए। पंचायती राज भी तो इसी का नतीजा है। बिल्कुल। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात है, जिसे 73rd संवैधानिक संशोधन के जरिए जमीनी हकीकत में बदला गया। आज हमारे पास एक मजबूत पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन ये भी सच है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई सिद्धांत आज भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। हाँ, ये सच है। इसके कई कारण हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और कुछ मामलों में सामाजिक सांस्कृतिक जटिलताएं। डीएसपी को लागू करना एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। ये किसी भी सरकार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अब डीएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी यात्रा और उसकी अहमियत साफ हो गई है। अब परीक्षा के नजरिए से इस पूरी चर्चा को कुछ की पॉइंट्स में समेटते हैं। जरूर। डीपीएसपी से परीक्षा के लिए 6 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने चाहिए। पहला, डीपीएसपी संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 to 51 में हैं और ये आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, ये प्रकृति में नॉन जस्टिसेबल हैं। आर्टिकल 37 साफ कहता है कि इन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देश के शासन के लिए फंडामेंटल हैं। तीसरा, इनका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना और एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखना है। चौथा, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन एक प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत है और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रमुख उदार बौद्धिक सिद्धांत है। ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं। बिल्कुल। पांचवा बिंदु क्या है? पांचवा, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच के संबंध को अब पूरक और सामंजस्यपूर्ण माना जाता है। कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। और आखिरी छठा बिंदु? छठा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने 4 नए डीपीएसपी जोड़े थे। इनमें से 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आर्टिकल 39A
और आर्टिकल 48A। समान न्याय और पर्यावरण की सुरक्षा। जी। ये 6 पॉइंट्स तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब एक मुश्किल एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं ताकि पता चले कि कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। पूछिए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा डीपीएसपी के बारे में सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, सही नहीं है। ए, ये देश के शासन में मूलभूत है। बी, इन्हें लागू करने के लिए विधान लेजिस्लेशन की आवश्यकता होती है। सी, अदालतें किसी भी कानून को डीपीएसपी का उल्लंघन करने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। डी, ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो अगर हम एक एक करके देखें, ए तो सही है, आर्टिकल 37 में लिखा है। सही है। बी भी सही है क्योंकि ये अपने आप लागू नहीं होते, सरकार को कानून बनाना पड़ता है। सही। डी भी सही है, जैसा हमने अभी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में समझा। तो इसका मतलब जवाब सी होना चाहिए। एकदम सही। उत्तर सी है। कथन सी इसलिए गलत है क्योंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है। अदालतें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तो किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं, लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन पर नहीं। यही सबसे बड़ा अंतर है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अदालतें किसी कानून को बचाने के लिए डीपीएसपी का सहारा ले सकती हैं, लेकिन किसी कानून को गिराने के लिए डीपीएसपी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा के बाद डीपीएसपी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहा होगा। ये सिर्फ कुछ निर्देश नहीं, बल्कि हमारे संविधान का दिल और आत्मा है। और ये एक ऐसा पैमाना है जिससे हम किसी भी सरकार के काम को जांच सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम संविधान के पार्ट IVA मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज पर एक गहरी नजर डालेंगे और साथ ही कुछ सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को भी समझेंगे। तब तक अभ्यास करते रहें।